हेलो बच्चों, आज आपका माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के ई लर्निंग प्रोग्राम में स्वागत है। मैं सपना शर्मा, प्रवक्ता समाजशास्त्र, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज विजयनगर गाजियाबाद से आज आपको समाजशास्त्र विषय के भाग 2 अध्याय 3 लोकतंत्र की कहानियाँ के विषय से परिचित कराऊंगी। आज मैं आपको लोकतंत्र के विकास का एक संक्षिप्त दृष्टिकोण प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगी। बच्चों, आपने अभी तक, मैं सबसे पहले यहाँ पर अपने जो विषय है उसकी चर्चा के बिंदु के बारे में बता दूँ आपको। सबसे पहले संविधान निर्माण, लोकतंत्र की जमीनी प्रकार्यात्मकता, पंचायती राज व्यवस्था, हितों की प्रतिस्पर्धा, हित समूह। बच्चों, अभी तक आपने लोकतंत्र को जो पढ़ा वो पिछली कक्षाओं में उसका राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में या फिर उसको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में पढ़ा कि किस तरह हमें लोकतंत्र किस तरह से मिला, कब और कैसे मिला। आज मैं जो आपको लोकतंत्र के विषय में बताऊंगी वो ये बताऊंगी कि कैसे हमारे लोकतंत्र का विकास हुआ और उसमें जो सामाजिक दृष्टिकोण निहित है उसे बताने की कोशिश करूंगी। आपने लोकतंत्र की परिभाषा हमेशा से बचपन से पढ़ते हुए आए होंगे, उसे मैं आपको आज डिफाइन करूंगी। लोकतंत्र है जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। अब आप इसको समझ लें कि जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, अर्थात जनता के लोग अपना एक ऐसा प्रतिनिधि चुनेंगे जो कि जनता के लिए ही निर्णय लेगा और जनता के लिए ही कानून बनाएगा। यही है जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। अब हम यहाँ देखेंगे कि लोकतंत्र कितने प्रकार का है। एक है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा है प्रातिनिधिक लोकतंत्र। प्रातिनिधिक लोकतंत्र भी 2 प्रकार का है, सहभागी लोकतंत्र और विकेंद्रित लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में सभी नागरिक बिना किसी चयनित या मनोनीत पदाधिकारी की मध्यस्थता के सार्वजनिक निर्णय में स्वयं भाग लेते हैं, जैसे श्रमिक संघ, सामुदायिक संगठन या आदिवासी परिषद। देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? जहाँ पर कोई भी प्रतिनिधि नहीं होता, कोई मध्यस्थ नहीं होता, जहाँ पर निर्णय लेने का अधिकार जनता को स्वयं होता है, वो स्वयं अपने निर्णयों में सहभाग करती है। इस प्रकार का जो लोकतंत्र होता है वो बहुत ही कम संख्या में अप्लाई होता है, बहुत छोटे दायरे में अप्लाई होता है। जो मिलों में जो मजदूर संघ होता है वो क्या करता है, अपनी मांगों को, अपने हितों को पूरा कराने के लिए मिल मालिकों पर दबाव डालता है। अंततः क्या होता है, चूंकि वो संख्या में ज़्यादा होते हैं तो अंततः जो मिल मालिक होते हैं उन्हें उन मजदूरों की बात को मानना पड़ता है। तो आप देखते हैं ना, एक बहुत छोटा दायरा है श्रमिक संघ का, जहाँ पर अब लोकतंत्र क्यों है, क्योंकि वहाँ पर हम अपना निर्णय स्वयं ले रहे हैं, वहाँ हमें निर्णय लेने की स्वतंत्रता है, अपने अधिकारों को पूरा करवाने की स्वतंत्रता है, इसीलिए उसे लोकतंत्र कहा गया। अब चूंकि वो बहुत छोटे दायरे में अप्लाई हो रहा है इसलिए वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अब दूसरी बात आती है प्रतिनिधिक लोकतंत्र की। प्रतिनिधिक लोकतंत्र एक बड़े दायरे में अप्लाई होता है जहाँ पर जनसंख्या अधिक होती है। जैसे कि आपने देखा होगा ना, जो सांसद चुने जाते हैं, जो विधानसभाओं के हमारे चुनाव होते हैं, हर साल 5 वर्ष के बाद जो चुनाव होते हैं उसमें क्या होता है कि सभी लोग अपना वोट देते हैं और उसके माध्यम से वो सभी लोग जो वयस्क होते हैं, चाहे वो महिला हो चाहे वह पुरुष हो, वो अपना वोट देते हैं और वोट दे करके अपना एक प्रतिनिधि चुन करके लाते हैं। और वो प्रतिनिधि क्या करता है, वो प्रतिनिधि अपनी जनता के लिए, वो जनता जो स्वयं उसको चुन करके लाई है, उनके लिए निर्णय लेता है, कानून बनाता है और वो कानून जो कि जनता के लिए हितकारी होता है। इस तरह से आप देख रहे हैं ना कि एक जनता के द्वारा जनता के लिए शासन तैयार होता है, जिसे हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। अब बात आती है सहभागी लोकतंत्र और विकेंद्रित लोकतंत्र की। सहभागी लोकतंत्र क्या है कि जहाँ पर हम डायरेक्ट सहभाग कर सकें। सहभागी आपको शब्द से ही पता चल रहा होगा, सहभाग करना, कि जहां हम निर्णयों में स्वयं प्रतिभाग करें, वो है सहभागी लोकतंत्र, जहां हमारा प्रत्यक्ष प्रभाव या प्रत्यक्ष दबाव रहता है। लेकिन विकेंद्रित लोकतंत्र क्या है? अब सहभागी लोकतंत्र में एक पॉइंट ये भी है
कि वहाँ पर जो जनता है वो स्वयं निर्णय में प्रतिभाग जरूर कर रही है, उसका स्वयं का अपना निर्णय लेने का अधिकार है वहाँ पर, लेकिन वो स्वयं नहीं ले रही। वहाँ एक मध्यस्थ है, वहाँ एक प्रतिनिधि है। लेकिन जो विकेंद्रित लोकतंत्र है वहाँ पर क्या है, हम एक बहुत सारे स्तर बना देते हैं। विकेंद्रीकरण एक शब्द है, उसी से विकेंद्रित बना है कि जहाँ पर सत्ता को एक स्थान पर एक जगह उसका ध्रुवीकरण नहीं होता, वो अनेक जगह पर बट जाती है, उसके अनेक ध्रुव हो जाते हैं और उन ध्रुवों को एक निश्चित संस्करण में बांट दिया जाता है कि जहाँ पर जो अधिकार हैं वो एक जगह केंद्रित नहीं रहते, बल्कि उन अधिकारों को ऊपर से लेकर के नीचे तक विस्तारित कर दिया जाता है। जिसमें आप देखेंगे कि आप देखते हैं ना, सबसे ऊपर हमारे जो सांसद चुन के आते हैं, हमारी लोकसभा है, फिर हमारी विधानसभा है, फिर उसके बाद हम पंचायतों पर आते हैं। जो विकेंद्रित शब्द बना वो मुख्य रूप से पंचायतों के लिए ही बना। जब से हमारी पंचायतों का निर्माण हुआ वहीं से मूल रूप से भारत में विकेंद्रित लोकतंत्र की स्थापना हुई। नेक्स्ट हम आते हैं कि भारतीय संविधान जो आज हमें इस रूप में दिखाई दे रहा है वो कैसे दिखाई दे रहा है। देखिए, वो एक दिन का परिणाम नहीं है, एक बहुत लंबा प्रोसेस, एक बहुत लंबी प्रक्रिया थी जिसके माध्यम से आज हम स्वतंत्र होकर के जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं। उसकी वजह है कि हमारे जो महापुरुष थे, हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्होंने जो बलिदान दिए उसका परिणाम है कि आज हम स्वतंत्र हैं, स्वच्छंद हैं, समान रूप से इस संसार में, इस राज्य में हम सांस ले पा रहे हैं। तो हम आज देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे करके ये लोकतंत्र विकसित हुआ, कहाँ से इसका बीजारोपण हुआ। 1928 में मोतीलाल नेहरू व 8 कांग्रेसी नेताओं द्वारा संविधान का मसौदा तैयार किया गया। 1931 का कराची अधिवेशन का प्रस्ताव का उद्देश्य यथार्थ व प्रामाणिक लोकतांत्रिक समाज की स्थापना के लिए भारतीय सामाजिक संरचना पर पुनः यथेष्ट कार्य करना, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता आदि इसके मुख्य बिंदु थे। देखिए, सबसे पहले तो हमने जब 1928 की बात की, वहाँ से ये निर्णय लिया गया कि हमारा संविधान कैसा होगा, उसका वो मसौदा तैयार किया गया। फिर उसके बाद सन 1931 का जो कराची अधिवेशन था उसमें ये बिंदु तैयार किए गए कि हमारा संविधान का प्रारूप कैसा होगा, उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल की गई जाएंगी। उसमें मुख्य बिंदु थे समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और नैतिक नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, जिनके द्वारा एक ऐसा संविधान तैयार किया जाएगा कि जहां पर सभी लोग समान होंगे, सभी को समान अधिकार होंगे और सभी एक कर्तव्यों के दायरे में बंद करके अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करेंगे। फिर बात आती है 1939 में हरिजन नामक पत्र में गांधी जी ने एक लेख लिखा, द ओनली वे, जिसमें उन्होंने कहा संविधान सभा अकेली ही जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करने वाले एक पूर्ण सत्य तथा स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है, जो महिलाओं व पुरुषों दोनों के लिए भेदभाव रहित वैश्य मताधिकार पर आधारित है। अब इन्होंने कहा कि जो हमारी संविधान सभा होगी वो एक ऐसा प्रतिनिधि चुन करके लेके आएगी जो संपूर्ण जनता है उसके लिए कार्य कर सकेगी और वहाँ पर सभी महिला व पुरुष समान रूप से उसके लिए मत देने के अधिकारी होंगे। अब देखिए, यहाँ पर वही मत देने की बात आती है। यहीं से वो बीज बो दिया गया था कि कैसे हम अपना प्रतिनिधि चुनेंगे और वो प्रतिनिधि हमारे लिए कैसे काम करेगा। नेक्स्ट आते हैं हम संविधान के मूल उद्देश्य। हमारा जो संविधान है उसका निर्माण किस लिए हुआ, उसके मूल उद्देश्य क्या थे, इसके बारे में हम जानेंगे। अगस्त 1940 में भारत एक गणतंत्र होगा जहां सभी के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित होगा। निर्धनों व हाशिए के लोगों को सक्षम बनाना, निर्धनता उन्मूलन, जातिवाद समाप्त करना, सभी समूहों के प्रति समानता। देखिए, भारत शुरू से ही
निर्धन या गरीब नहीं था, एक बहुत ही समृद्धशाली देश था। इसे जो आक्रमणकारी रहे उन्होंने आकर के यहाँ पर इसको धीरे धीरे करके अंदर से खोखला करते गए। अब जब संविधान तैयार किया गया तो सबसे पहला जो हमारा बिंदु था वो यही था कि कैसे हम इस निर्धनता को दूर करेंगे, उसके लिए क्या उपाय तैयार करेंगे। फिर आती है बात दूसरी कि कैसे हम जो ये निर्धन और हाशिए के लोगों हैं उनको हम कैसे सक्षम बनाएंगे जिससे कि वो अपना उद्धार स्वयं कर सकें। तो उसके लिए भी जो है नीति तैयार की गई कि कैसे वो इस तरह से अपने पैरों पर खड़े हो सकें। फिर बात आती है जातिवाद समाप्त करने की। ये एक ऐसा जाति ने एक ऐसा रूप ले लिया था हमारे समाज में जो धीरे धीरे करके समाज को बहुत सारे भागों में बांटती चली जा रही थी। इसीलिए ये बात भी आई कि कैसे हम इसके बंटवारे को कम कर सकते हैं और जाति किस तरह से सकारात्मक रूप से हमारे यहाँ काम कर सकती है, इस पर हम विचार करेंगे। नेक्स्ट बात आती है सभी समूहों के प्रति समानता। अर्थात कोई भी समूह हो, चाहे वो क्षेत्रीय हो, चाहे वो जाति हो, चाहे वो स्त्री पुरुष हो, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, बालक वर्ग हो, बालिका वर्ग हो, सभी समूह के, चाहे वो श्रमिक हो, चाहे वो व्यवसायी हो, मतलब जितने भी, चूंकि भारत कई वर्गों में बटा हुआ, अगर आप अमीरी और गरीबी के आधार पर देख लें, चाहे आप लैंगिक रूप से देख लें, चाहे आप शैक्षिक रूप से देख लें, चाहे आप आर्थिक आधार पर देख लें, भारत बहुत से भागों में, चूंकि इसकी जनसंख्या इतनी बड़ी है तो ये कितने भागों में बटा हुआ था। इसलिए संविधान का जो सबसे मूल उद्देश्य था कि कैसे हम एक ऐसा संविधान तैयार करें जो कि सबके लिए काम करे। नेक्स्ट आता है संवैधानिक मानदंड व सामाजिक न्याय। कानून का सार इसकी शक्ति है, इसके पीछे राज्य की शक्ति निहित होती है। न्याय का सार निष्पक्षता है। वाद विवाद होने पर संविधान द्वारा अधिकार प्राप्त न्यायालयों के संस्करण द्वारा कानून की व्याख्या होती है। उच्चतम न्यायालय संविधान का सबसे अंतिम व्याख्या करता है। अब बात आती है कि जो लोकतंत्र है वो जो इस रूप में हमें मिला कि जिस तरह से आज हम रह सकते हैं वो किस तरह से प्राप्त किया। वो कानून और न्याय ही दो ऐसे शब्द थे जिन्होंने हमें लोकतंत्र को इस रूप में इस तरह से कि इतना लिबरल, इतना उदार हो सका कि हर वर्ग अपने अधिकारों को और अपने कर्तव्यों को परिपूरित कर सकता था। कानून क्या था? कानून यानी संविधान जहाँ पर विधानों का, नियमों का निर्माण होता है। अब चूंकि उसके कानून आपने पढ़ा ना कि कानून के पीछे राज्य की शक्ति क्यों निहित होती? क्योंकि विधान बनाने का जो अधिकार होता है वो किसके पास होता है? राज्य के पास होता है। तो जो राज्य है वो निर्णय करता है कि कौन सा कानून हमारे देश के लिए बनाया जाएगा। तो इसका निर्माण राज्य के द्वारा किया जाता है। फिर इसको अप्लाई करने के लिए इस कानून को समाज में किस तरह से लागू किया जाएगा, इसके लिए बहुत सारी संस्थाएं बनाई जाती हैं। फिर बात आती है, चूंकि कानून के पास शक्ति होती है कि हम बल प्रयोग के माध्यम से हम उस कानून को लोगों को अप्लाई करने के लिए, लोगों पर लागू करने के लिए शक्ति का प्रयोग करते हैं। फिर बात आती है न्याय की। न्याय क्या है? जहाँ कानून में शक्ति होती है वहीं न्याय में निष्पक्षता होती है। मतलब ऐसा ना हो कि कानून बर्बर हो जाए, कि कानून जहाँ पर कानून में कहीं पक्षपात ना आने पाए, उसके लिए न्यायालयों का निर्माण किया गया। और न्यायालयों का एक निश्चित संस्करण था, जैसे कि जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। ये 3 संस्करण आप देखेंगे जिसमें कि एक व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसकी कोई भी प्रॉब्लम है, जो भी वाद विवाद है, उसको लेके वो सबसे पहले कहाँ जाता है? जो उसके करीब में है। अब करीब में क्या है? उसके जिला है, तो वो सबसे पहले जिला न्यायालय जाएगा। अब जिला न्यायालय में जब उसे लगेगा कि उसकी जो समस्या है उसका समाधान नहीं हो पा रहा है, तो वो कहाँ जाएगा? उच्च न्यायालय में जाएगा। अब उच्च न्यायालय में जाने के बाद मान लीजिए कि वहाँ तक जो उसका वादी है या प्रतिवादी है, वहाँ पर
उसका प्रभाव ज़्यादा है या वहाँ पर वो अपनी बातों को प्रूव नहीं कर पाया, तो फिर क्या होगा, नेक्स्ट वो स्टेप लेगा उच्चतम न्यायालय में। जो लास्ट हमारी जो सर्वोच्चतम न्यायालय है वो हमारे संविधान को लागू करने की, संविधान की व्याख्या करने की सबसे अंतिम कड़ी है, सबसे अंतिम शिखर है, जहाँ पर जाकर के व्यक्ति को समुचित न्याय मिलता है। यही कानून और न्याय है जिसने लोकतंत्र को स्वच्छंदता, राजनीतिक और सामाजिक न्याय की अनुमति दी है, जिससे कि व्यक्ति अपने आप को इस लोकतंत्र में सुरक्षित महसूस करता है। नेक्स्ट टाइम आते हैं मौलिक अधिकार व नीति निदेशक तत्व पे। देखिए, अभी आपने न्याय की बात पढ़ी, तो न्याय क्या है? न्याय में ही हम इन मौलिक अधिकारों को पढ़ेंगे। ये अधिकार हमें हमारे संविधान ने दिए हैं, जो कि ये कहता है कि हम कुछ ऐसे हमारे मूल अधिकार हैं जिनको हम किन्हीं भी परिस्थितियों में उपलब्ध कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, चाहे परिस्थितियाँ हमारे आसपास कैसी हैं, इनसे विचलन कभी भी नहीं हो सकता। व्यक्ति को ये अधिकार हमेशा प्राप्त रहेंगे, जिनमें सबसे पहला अधिकार है समानता, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए, सबसे पहले हमें 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे, जिनमें से 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से 7वां जो संपत्ति का अधिकार था, जो कि बहुत विरोधाभासी था, कि जहां पर कानून और जो मौलिक अधिकार है, व्यक्ति के मौलिक अधिकार हैं, उनमें विरोधाभास उत्पन्न होता था, जिसकी वजह से उसे 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से उसका उन्मूलन कर दिया गया। अब हमारे पास आते हैं समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14, जिसमें इसकी व्याख्या की गई है कि सभी समान रूप से इस देश में, चाहे वो धर्म हो, जाति हो, प्रजाति हो, लिंग हो, किसी भी आधार पर किसी भी प्रकार का उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर बात आती है स्वतंत्रता। अब स्वतंत्रता, चाहे वो हमें बोलने की स्वतंत्रता हो, चाहे वो आवास या रहने की स्वतंत्रता है, या कहीं पर विचरण करने की स्वतंत्रता है, वो इसी के अंतर्गत आती है, जो कि जिसकी व्याख्या अनुच्छेद 19 के अंतर्गत की गई है। फिर आती है धार्मिक स्वतंत्रता, अर्थात हम किसी भी, चूंकि आप जानते हैं ना कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसीलिए यहाँ किसी भी धर्म को मानने की समान रूप से सभी को अधिकार हो, और हम जिस भी धर्म के हैं उस धर्म की भावनाओं को हम अपने ढंग से पूरा कर सकते हैं। फिर बात आती है सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। इसमें आपको अपनी संस्कृति को बचाए रखने के, और अब एक नया अधिकार जोड़ा गया उसी में, शिक्षा संबंधी अधिकार, अर्थात अब सभी को शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार है, जिसके अंतर्गत बाल मजदूरी की बात आती है कि जहां पर 14 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें बाल मजदूरी के लिए मना किया गया और उन्हें शिक्षा देने के लिए प्रेरित किया गया इसी अधिकार के अंतर्गत। फिर आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, चाहे वो महिलाओं के विरुद्ध हो, कोई भी प्रकार का शोषण हो, चाहे वो बच्चों के प्रति किसी भी प्रकार का शोषण हो, उसको मतलब आप किसी भी रूप में शोषण को इस समाज में लागू नहीं कर सकते, जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर किसी का शोषण हो रहा है तो वो न्यायालय जा सकता है, चाहे वो महिला है, चाहे वो पुरुष है, चाहे वो बच्चा है, वो अपनी न्याय के लिए न्यायालय तक जा सकते हैं। फिर आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब संवैधानिक उपचार क्या है? देखिए, कोई भी अपराधी है, अगर उसने अपराध किया है, फिर भी हमारे समाज में ये उसको इतना अधिकार प्राप्त है कि वो अपने आप को अगर वो प्रूफ करना चाहता है तो वो न्यायालय के समक्ष जा सकता है। इसे बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, कि वो अपने, ऐसा नहीं है कि जिसको अपराधी घोषित कर दिया गया अब उसे अपने आप को निरपराध जो है करने या निरपराध घोषित करने के लिए कोई उसके पास रास्ता नहीं बचता। उसके लिए भी सरकार ने नियम बनाए हैं कि वो अपनी बात न्यायालय में रख सकता है। फिर बात आती है पंचायती राज और ग्रामीण सामाजिक रूपांतरण की चुनौतियाँ। देखिए, आपने सबसे पहले जो हमने चर्चा का बिंदु बताया था उसमें पंचायती राज व्यवस्था की बात की थी। ये एक
लोकतंत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, जिसके माध्यम से जो भारत है उसे वास्तविक लोकतंत्र का रूप देने की कोशिश की गई। अब इसमें आते हैं पंचायती राज का। सबसे पहले हम समझ लें पंचायत हमेशा से मौजूद थी कि 5 लोग मिलकर के एक ऐसी न्याय व्यवस्था बनाते थे जो कि संपूर्ण गांव तक लागू होती। गांव आपने देखा हो ना, गांव में हमेशा से पंचायत रही, लेकिन जो पंचायत का रूप आपने लोकतंत्र में देखा वो उससे बिल्कुल विलग था। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को एक नया स्वरूप दिया गया। त्रिस्तरीय व्यवस्था, पिरामिड जैसी संरचना, प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव, अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए निश्चित आरक्षित सीट एवं महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित, पूर्ण जिले का विकास हेतु जिला योजना समिति। देखिए, जो पहले पंचायत थी वो इतनी सुव्यवस्थित नहीं थी। तिहत्तरवें संविधान संशोधन के द्वारा जो पंचायती राज व्यवस्था थी, जो पारंपरिक पंचायती राज व्यवस्था थी, उसको बिल्कुल बदल दिया गया। अब जो हमारी जो व्यवस्था थी वो मात्र 5 पंचों की व्यवस्था नहीं थी, उसका एक त्रिस्तरीय मॉडल तैयार हो गया था, जिसमें कि आपकी ग्राम सभा और जिला पंचायत, उसके बाद क्षेत्र पंचायत, 3 भागों में इसको विभाजित कर दिया गया था। उसके बाद आपकी जो व्यवस्था थी, चूँकि आपको हमने बताया ना कि सबसे पहले ग्राम पंचायत, फिर आपकी जिला पंचायत, फिर क्षेत्र पंचायत, तो जो ये व्यवस्था थी वो कैसी, उसकी संरचना कैसी बन रही थी, उसकी संरचना बिल्कुल पिरामिड जैसी बन रही थी। और उसके बाद अब जो हमारी ये व्यवस्था थी उसमें व्यवस्थित रूप से हर 5 वर्ष के बाद चुनाव की एक व्यवस्था कर दी गई और अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों के लिए कुछ स्थान निर्धारित कर दिया गया, आरक्षित कर दिया गया, और महिलाओं के लिए 33% सीट्स जो है वो रिजर्व कर दी गई। और इसका परिणाम ये हुआ, सन 1993 और 94 में जो चुनाव हुए पंचायत के, उसमें बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं का प्रतिभाग रहा और महिलाएं चुन करके आई, उन्हें स्वावलंबी बनाया गया इसके माध्यम से। फिर बात आती है हमारी पूर्ण जिले का विकास हेतु जिला योजना समिति। अब एक ऐसी, मैं आपको बताएं, जिला पंचायत और जिला योजना समिति बनाई गई जिससे कि संपूर्ण जिले का विकास हो सके। फिर आती है पंचायत की शक्तियां व उत्तरदायित्व। सबसे पहले आर्थिक विकास के लिए योजनाएं और कार्यक्रम बनाना। नंबर 2, सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रमों को बढ़ावा देना। शुल्क, यात्री कर, जुर्माना, अन्य कर आदि लगाना व एकत्र करना। सरकारी उत्तरदायित्व के हस्तांतरण में सहयोग करना। विशेष रूप से वित्त को स्थानीय अधिकारियों तक पहुंचाना। सामाजिक कल्याण के कार्य और विकासात्मक कार्य। देखिए, जो पंचायत है वो वैसे ही काम कर रही थी जैसे कि हमारी विधानसभा और हमारी लोकसभा हमारे लिए काम कर रही थी, कि कैसे आर्थिक रूप से, राजनैतिक रूप से, सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से जो गांव हैं उन्हें बलवान बनाया जाए, उनकी जो व्यवस्था है उसे बलवती किया जाए। तो उसके लिए जो हमारे सामाजिक कार्य हैं उसमें क्या शामिल थे? स्कूलों का निर्माण कराना और कुएं वगैरह, तालाब, कुटीर उद्योग, व्यवसाय करवाना। तो ये सब किसके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आने लगा? पंचायत, ग्राम पंचायत के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आने लगा। और विकासात्मक कार्य अर्थात रोडें बनवाना, सड़कें बनवाना और जो भी गांव का विकास किया जा सके, उन सभी कार्यों को पंचायत करने लगी। मतलब अब जो पंचायत थी वो मात्र न्याय व्यवस्था ना रह करके उसका जो दायरा था वो काफी बड़ा हो गया था। राजनीतिक दल, दबाव समूह और लोकतांत्रिक राजनीति। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा लोकतंत्र है उसमें राजनीतिक दलों का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है और उसमें भी दबाव समूह जो कि राजनीतिक दलों पर प्रेशर डालते हैं, किस तरह से लोकतंत्र के एक निश्चित स्वरूप को तैयार करते हैं, ये हम यहाँ पर जानेंगे। एक राजनीतिक दल, सबसे पहले हम जान लें कि राजनीतिक दल होता क्या है। एक राजनीतिक दल को निर्वाचन प्रक्रिया द्वारा सरकार पर न्यायपूर्ण नियंत्रण स्थापित करने की ओर
उन्मुख संगठन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। लोकतांत्रिक प्रणाली में विभिन्न समूहों के हित राजनीतिक दलों द्वारा ही प्रतिनिधित्व प्राप्त करते हैं। हित समूह राजनीति क्षेत्र में कुछ निश्चित हितों को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। जो राजनीतिक दल हैं वो क्या करते हैं, वो वही राजनीतिक दल हैं जिनसे हम अपने प्रतिनिधि चुन करके लाते हैं जो कि हमारे लिए काम करते हैं। और ये राजनीतिक दल, इन राजनीतिक दलों में लोकतंत्र के भीतर एक हित समूह होते हैं। वो हित समूह क्या करते हैं कि अपने अपने वर्ग, अपने अपने निश्चित हितों के लिए, जो अपना वर्ग है उसके हितों के लिए काम करते हैं और उसके लिए वो क्या करते हैं, राजनीतिक दलों पर दबाव बनाए रखते हैं, उनको नियंत्रित किए रहते हैं। हित समूह के कार्य: जनमत का निर्माण, समाचार पत्रों पर नियंत्रण, चुनाव में सक्रिय योगदान, हड़ताल या प्रदर्शन, मंत्रियों को प्रभावित करना। अभी हमने आपको बताया ना कि ये हित समूह क्या करते हैं, ये काम क्या करते हैं, लोकतंत्र के लिए करते हैं और राजनीतिक दलों को करते हैं। और जो इनका कार्य क्या होता है, सकारात्मक और संगठनात्मक। मतलब ये संगठन को, इस लोकतंत्र के संगठन को बनाए रखने के लिए काम करते हैं। कभी कभी हाँ इनका काम नकारात्मक भी होता है, लेकिन मुख्यतः ये सकारात्मक रूप से ही कार्य करते हैं, जिसमें ये जनमत का निर्माण करते हैं और समाचार पत्रों पर नियंत्रण बनाए रखते हैं, जिससे वो ऐसा कोई भी काम ना करे जो हमारे देश के लिए, हमारी जनता के लिए अहितकारी हो। और फिर चुनाव में सक्रिय योगदान, ये स्वयं ही आकर के चुनाव नहीं लड़ते, बल्कि जो राजनीतिक दल है उनके लिए चुनाव के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार करने का काम करते हैं। हड़ताल या प्रदर्शन, और जब किसी भी हित समूह की बात नहीं मानी जाती है, किसी भी वर्ग के हितों को जब दरकिनार किया जाता है, तब यही हित समूह हैं जो हड़ताल या प्रदर्शन के द्वारा दबाव बनाने की कोशिश करते हैं और मंत्रियों को प्रभावित भी करते हैं। बच्चों, मुझे लगता है कि यह चैप्टर आपको बेहतर समझ में आया होगा और इसके लिए धन्यवाद।